क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए। आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, प्रूव करके मल्टीपल टाइम्स कि जब मैंने ये लिखा है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रूव करके बताया। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज वो हमारा वो प्रूफ भी एक बार लगा दीजिएगा, हम बीच में दिखा देंगे बच्चों को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय मार्कहोर दिवस के रूप में घोषित किया गया है? अब देखिए फ्रेंड्स, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको मार्कहोर दिवस के रूप में घोषित किया गया। मार्कहोर एक प्रकार का ये इस तरीके की जो बकरी टाइप है वो होती है, एक बकरी का एक प्रकार है, ठीक है। तो कौन सी तारीख को घोषित किया गया, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 24 मई को घोषित किया गया है इंटरनेशनल मार्कहोर डे, ठीक है, डे ऑफ मार्कहोर। ये मार्कहोर, ओके, ये याद रखना आप लोगों ने। ये आप लोगों को मध्य जो साउथ एशिया है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान टाइप का जो एरिया है ना, यहाँ पर मतलब भारत से स्टार्ट होते हुए पाकिस्तान से आप अफगानिस्तान से होते हुए ऊपर की तरफ में जाइए, ये वाला जो एरिया वहां पर ये मिलेंगे आपको, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, कश्मीर और इधर वाले इलाके के अंदर में ज्यादा मिलती है। तो ये जो मार्कहोर है, इसका दिन कौन सा मनाया जा रहा है? 24 मई को मनाया जा रहा है। इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, हर कोई बच्चा जल्दी जल्दी से लिखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना, जल्दी जल्दी से आंसर करिए आप सभी के सभी लोग, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि करेवास मृतिका का जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहां पाई जाती है? 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, कारेवास, ठीक है, कारेवा जो टाइप की मिट्टी है ये कहां पाई जाती है? इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। मुझे लगता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाने की बहुत अधिक संभावना है। कारेवा वाला क्वेश्चन जो है ये पूछ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर में भी इसका रेफरेंस दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से। गुड, चलिए, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स यहाँ पर में आ गए हैं, ठीक है। तो कश्मीर हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय, पूर्वी हिमालय जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में कहां पर में? तो कश्मीर हिमालय जो है ये यहाँ पर में पाया जाता है। तो करेवा जो है ये इस एरिया के अंदर में, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूं, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप सभी के सभी बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये कश्मीर है, कश्मीर हिमालय का ये पार्ट देखिए, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर में करेवास आपको मिलता है। ये पहाड़ों से जो आने वाली मिट्टी है, उनका एक अलग प्रकार का फॉर्मेशन है, जो जाफरान केसर के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये करेवा प्रकार की जो मिट्टी है ये कहां मिलेगी आप लोगों को? कश्मीर के हिमालय के अंदर में मिलेगी, कश्मीर इलाके में, ठीक है। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, ठीक है। हर कोई बच्चा जल्दी से लिख देंगे आप लोग। करेवा कहां पर मिलता है आप लोगों को? करेवा जो है ये आप लोगों को मिलेगा जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर में, कश्मीर हिमालय में, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। भारत के 23वें नंबर की विधि, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे हर कोई बच्चा, जल्दी जल्दी से, ठीक है। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड, जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो। और लास्ट तक आपने देखना है, लास्ट में आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सरप्राइज है। आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऐसा ना हो कि आप लोग उस चीज से वंचित रह जाए, तो आखिरी तक अच्छे से जुड़े रहिएगा। और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर में 23वें नंबर की जो विधि आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है, लॉ कमीशन भारत के अंदर में जो बनाया गया है, इसके अध्यक्ष है यहाँ पर में, ठीक है, दिनेश माहेश्वरी, ठीक है, पूर्व जस्टिस है, ठीक है, रिटायर्ड जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, इनको विधि आयोग का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। प्लीज इसको याद रखना आप लोगों ने, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। आप इसको ना ऐसे याद रख लीजिए, माहेशमती, ठीक है, ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन, जय माहेशमती। याद आ रहा है आप लोगों को कहीं से? अरे कानून कहा का था, माहेशमती वाला कानून, ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही है शासन, मतलब कानून है मेरा ये। वो तुम्हारे बुआ की छोटी बहन याद है ना आपको, शिवगामी देवी, तो दिनेश माहेश्वरी, ऐसा याद रख लेना, माहेश्वरी माहेश्वती से याद रख लेना, कानून, लॉ, ठीक है। तो विधि आयोग के नए जो 23वें नंबर के बने हैं, ठीक है, अध्यक्ष जय माहेश्वरी, ठीक है, माहेश्वरी, ठीक है, गुड। चलो बढ़िया, आप लोगों को याद हो गया। कोई भी ट्रिक हो दिमाग के अंदर में आना चाहिए आप लोगों का, ओके। अब याद रहेगा हमेशा के लिए। कितने लोगों को याद रहेगा? हाथ ऊपर करके बता दो, याद रहेगा अगर से ये वाली ट्रिक से। तो माहेश्वरी जी से याद हो गया ना आप लोगों को? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी से इस मांग को लेकर टकराव किया था। टकराव किया था मतलब ऐसे जाके टकरा नहीं गए थे महात्मा गांधी से। अम्बेडकर जी को चोट लग जाती ना अगर टकराव करते हो, तो असली वाला वो कुशनिंग नहीं है ना बाल वाली महात्मा गांधी जी के पास, तो अम्बेडकर जी को जोर के लगता। ये टकराव बेसिकली विचारों का टकराव था। तो कौन सा वाला टकराव हुआ इनका? कि दलित जो है उनको क्या मिलना चाहिए? इलेक्टोरल जो है स्टेटस, सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए दलितों को। इसको लेकर इनका टकराव हुआ था कि दलितों को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, हिंदुओं से अलग मानकर सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट देने का मतलब ये हो जाएगा कि हिंदू दलित जो है वो हिंदू नहीं है, अलग कैटेगरी है, इसको हम अलग रिजर्वेशन दे रहे हैं हिंदुओं से अलग। यही वाली बात हो जाती है सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को लेकर जो है यहाँ पर हुआ था, और गांधी जी जो है सेकंड गोलमेज सम्मेलन से नाखुश थे। उसके बाद में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर इनकी बहस हो गई थी, ठीक है, ये भी याद रखना आप लोगों ने। बाद में आपको पता ही है कि थर्ड गोलमेज सम्मेलन के बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट दे भी दिया गया था दलितों को, लेकिन पूना समझौता हुआ, जिसके बाद में डॉक्टर अम्बेडकर मान गए। गांधी जी क्योंकि हड़ताल पे बैठ गए थे, भूख हड़ताल पे, इस वजह से। 1932 के पूना समझौते पर महात्मा गांधी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा, जल्दी से बताइए। और आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड, जब मैंने आप लोगों से कहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ में दिखाता हूं। एक चीज देखिए, कितने लोगों ने शॉर्ट देखा था और उसमें कमेंट भी किया था, मुझे बताइएगा। नहीं देखा है तो आज जरूर जाके देखना, उसमें कमेंट भी कर देना। पूना समझौते पर महात्मा गांधी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। इसको याद रखना क्योंकि उस समय में महात्मा गांधी जेल में थे, ठीक है। चलिए, तो पूना समझौते के ऊपर में, पूना पैक्ट के ऊपर में 24 सितंबर 1932 को जब हस्ताक्षर हुए, तो महात्मा गांधी की ओर से जो अधिकारित व्यक्ति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए वो थे। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार, अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, ओके। एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आपका, ओके। यहां पर में मेघालय है, ठीक है, मेघालय जम्मू कश्मीर, ये बांग्लादेश और असम के बीच में फंसा हुआ मेघालय। आपको पता है गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है, गारो, खासी और जैंतिया जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा मेघालय के अंदर में ही है। गारो, खासी और जैंतिया हिल्स, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। तो गारो हिल्स जो है वो मेघालय के पठार का ही अंश है, मेघालय पठार के ऊपर में है खासी और जैंतिया, गारो, खासी और जैंतिया।
जो भुवन हिल्स है ना फ्रेंड्स, ये आप लोगों का मेघालय के पठार के ऊपर में मौजूद नहीं है, ये याद रखना आप लोगों ने। ये आप लोगों को भुवन की जो पहाड़ियां है ये आप लोगों को असम जिले की बाराक घाटी के अंदर में मिलेंगी आप लोगों को। तो भुवन पहाड़ियां असम के अंदर में लोकेटेड है, ना कि मेघालय में, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये गारो, खासी और जयंतिया मेघालय पठार या मेघालय जो है उसके ऊपर में लोकेटेड है आपका, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आपके भुवन की पहाड़ियां ये असम के अंदर में लोकेटेड है, इसको याद रख लेना आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिए आप लोग। भुवन पहाड़ियां कहां पर में, भुवन हिल्स कहां पर में लोकेटेड है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो असम जो है असम के अंदर में लोकेटेड है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, भुवन हिल्स। तो इसमें से एक ऑड वन आउट निकालने वाला क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों का कभी भी, कि ऑड वन आउट निकालो। तो आप ये तीनों आपको पता है कि ये मेघालय में है और ये आप लोगों का असम में है, तो ये ऑड वन आउट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन आप लोगों के, ठीक है। भुवन असम के अंदर में लिख देंगे सभी के। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो है ना गारो, खासी और जयंतिया का ये पूरा का पूरा आप लोगों को वो भी बता दिया है, ठीक है, कि किस तरीके से मेघालय के पठार के ऊपर में कौन कौन सी चीजें हैं। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। अलास्का किस देश का हिस्सा है? आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक चीज पता होनी चाहिए कि पहले ये किसी और देश का हिस्सा हुआ करता था पहले, लेकिन कब इसको दूसरे देश को बेच दिया गया। फ्रेंड्स अलास्का जो है ये आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों को लगेगा ये कनाडा का हिस्सा है, लेकिन वो कनाडा का हिस्सा नहीं है। पहले किसका हिस्सा था? क्या पहले कनाडा का हिस्सा था? नहीं, पहले भी कनाडा का हिस्सा नहीं था, वो पहले रशिया का हिस्सा था, ठीक है। रशिया का, रशिया ने यूएसए को ये बेच दिया था, यूएसए ने खरीद लिया है, यूएसए का ये आज यूएसए का हिस्सा है। तो अब आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि रशिया ने यूएसए को ये कब बेचा था? 1867 के अंदर में, ठीक है। तो रशिया ने यूएसए को बेच दिया था कब? लिखेंगे सभी के सभी लोग 1867 के अंदर में, 1867 के अंदर में। उसको लगा यार ये क्या ही जमीन का टुकड़ा है, हम क्या करेंगे, वैसे भी बीच में जो है ये जो है आपका पूरा पानी पानी है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये रशिया वाला पार्ट है, ये अलास्का है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो बेरिंग सी है, तो पानी है बीच में, वैसे भी हमारे कोई काम का नहीं है। लेकिन बाद में जाकर पता चला कि यहाँ तो बहुत सारे मिनरल्स है बाद में, तो मतलब अमेरिका के लिए ये तो एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा हो गया, ठीक है। $7.2 मिलियन में, केवल $7.2 मिलियन के अंदर में बेच दिया था। $7.2 मिलियन रख लिया रशिया ने और अलास्का बेच दिया। और आज देखिए रशिया यूएसए के लिए कितना एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है अलास्का। तो यूएसए का पार्ट है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी लोगों को। तो कब बेचा था? 1867 के अंदर में। किसने बेचा था? रूस ने। किसने खरीदा था? अमेरिका ने। आज किसका पार्ट है अलास्का? यूएसए का पार्ट है। शासन का अर्थ क्या होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कानून के शासन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखिए कानून के शासन का मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है, कि भाई कानून का शासन मतलब कि एक कानून जो है ना सारे के सारे जगहों के ऊपर में लागू होगा, सबके ऊपर में, ठीक है। तो कानून का शासन है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। व्यक्ति का शासन होगा तो उस व्यक्ति पे वो कानून लागू नहीं होंगे, ठीक है। तो वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, ये इसका मतलब है, ठीक है, कि सारे के सारे लोगों के लिए एक ही कानून रहेगा और उस कानून की वजह से शासन चलेगा, कानून के ऊपर में, ना कि शासन के हिसाब से कानून बनेंगे, ठीक है। कानून जो है उसके हिसाब से ही शासन चलाना पड़ेगा, कानून का शासन रहेगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, कौन रूल करेगा? कानून रूल करेगा। जो कानून है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपको रूल बदलना है तो पहले कानून में चेंजेस लेकर आइए। तो जो अभी कानून है आज के दिन उसके हिसाब से आपको शासन चलाना पड़ेगा। तो वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, ये इसका मतलब है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, ये 66वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ कानून क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। ये जो कांसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, ये हम लोगों ने कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया हुआ है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इंग्लैंड से ये कानून हमने हमारे संविधान के अंदर में लिया है। एल्बर्ट वेन डाइस करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, एल्बर्ट वेन डाइस, जिन्होंने सबसे पहले इसको दिया था, ठीक है। ये जो रूल ऑफ लॉ है आपका, ये आर्टिकल नंबर 14 के अंदर में दिया गया हमारे भारत के अंदर में, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द लॉ, ठीक है। तो ये रूल ऑफ लॉ आपका आर्टिकल नंबर 14 में दिया गया है। वन एक्ट फॉर ऑल, वन जुडिशरी फॉर ऑल, ठीक है। चलिए, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून भी तो बनते हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो सारे के सारे कानून संविधान के अधीन ही बनते हैं। वो राज्यों को कानून बनाने का अधिकार संविधान ने दिया है। तो हमारे देश में एक सर्वोच्च कानून है जो सारे लोगों को अधिकार दे रहा है, ठीक है। तो एक कानून है जो सबके लिए चलता है, वो है हमारा संविधान, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था, ठीक है? व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास्ड? अब देखिए ये बेसिकली जब ये पूछ रहा है ना, तो ये अभी रिसेंट वाला पूछ रहा होगा आप लोगों से, ओके, रिसेंट का बताइए। एक आपका कानून आया था जिसको बोलते हैं आप सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट था ये आपका बना था 1955 में। उसके बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए उसके अंदर में, सिटीजनशिप एक्ट के अंदर में बार अमेंडमेंट हुए। तो सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? अगर सिर्फ ये एक्ट होता, ये वाला पूछते तो 1955 में, ठीक है। लेकिन इसमें काफी बार अमेंडमेंट हुए और अभी जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था इसके अंदर में, ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो 2019 के अंदर में हुआ था, 11 दिसंबर 2019 में, जिसमें ये बोला गया कि कुछ खास इलाके हैं वहां से अगर जो है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन या पारसी या ईसाई लोग भारत के अंदर में आते हैं तो उनको जल्दी से नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो 10 जनवरी 2020 से इसको लागू भी कर दिया गया था। इसको पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को संसद के द्वारा। और लागू कब हुआ? ये हुआ था 10 जनवरी 2020 से, ठीक है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से अगर कोई भी, ठीक है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई अगर भारत में आना चाहता है, शरण लेना चाहता है, तो उसको जल्द से जल्द नागरिकता भारत की दे दी जाएगी, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन के तहत। तो ये एक प्रावधान था, आप लोगों को पता है। इसके ऊपर में काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी हुए और बहुत ज्यादा जो है राजनीति भी हुई थी अलग अलग चीज के अंदर में। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, सबसे नागरिकता अधिनियम बना था 1955 में, और नागरिकता संशोधन अधिनियम जो पास हुआ था वो हुआ था लास्ट वाला आपका 11 दिसंबर 2019 में लागू हुआ था। लागू भी लिख लीजिए आप लोग, कभी हो सकता है लागू वाला पूछ लिया जाए आप लोगों से। तो 10 जनवरी 2020 में लागू हुआ था ये, ठीक है। नाउ किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, सदन के अध्यक्ष
किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल्स दिए गए हैं ना, इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये आर्टिकल है संसद के। ठीक है, क्योंकि अगर राज्य की बात होती, ठीक है, तो वो फिर 200 में चला जाता वो। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, इन आर्टिकल्स की, तो इसमें संसद के सदस्य, अगर संसद के अंदर में, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है, कोई भोजपुरी में बोलना चाहता है, कोई ऐसी भाषा में भी बोलना चाहता है जो कि हमारे 22 भाषाओं में से नहीं है, 7वीं अनुसूची की, तो उसके तहत भी उसको परमिशन दी जा सकती है। और ये वाली बात जो है फ्रेंड्स, ये की गई है आर्टिकल नंबर 120 के अंदर में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 120 में ये अधिकार दिया गया है राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के सभापति को, राज्यसभा के जो स्पीकर, राज्यसभा के सभापति जो रहेंगे उनको, अरे यार 1920 कहां से आ गया, 120 है ये। ठीक है, आर्टिकल नंबर 120 के अंदर में। ओके, या फिर लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के अंदर में स्पीकर ये दे सकते हैं। अगर स्पीकर नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर बैठे हुए, मतलब जो भी बैठा हुआ है चेयर के ऊपर में, वो अनुमति दे सकता है। ठीक है, कि अपनी मातृभाषा में भी बोल लो, अगर आपको उन भाषाओं में से नहीं जम रहा है बोलना तो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख लीजिए प्लीज, हो सकता है एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि हमारे भारत के संविधान के अंदर में ओरिजिनली तो सिर्फ ये बोला गया था 348 के तहत, आर्टिकल नंबर 348 के तहत, कि हिंदी या फिर इंग्लिश में ही पार्लियामेंट की ट्रांजैक्शन या पार्लियामेंट की कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपको पता ही है कि आप अपनी अपनी भाषा में भी बोलते हैं वो परमिशन लेकर अलग अलग लोग। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में कौन सी वाली बात सही है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई थी। ये कांग्रेस का सेशन नहीं था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी मतलब कि जो बड़े लेवल के जो नेता होते हैं उनकी। तो जुलाई 1942 की बात है। ठीक है, 1942 की बात है। वर्धा के अंदर में बैठे थे ये लोग, आए वर्धा में, गांधी जी का जो सेवाग्राम का आश्रम था वहां बैठे, मस्त बैठे चाय हुए पिए होंगे। ठीक है, इसने गांधी जी को एक अनुमति दे दी, गांधी जी को एक पावर दे दिया कि गो अहेड विद द मूवमेंट, मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन आप चलाओ गांधी जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है, जुलाई के बाद में कौन सा महीना आता है? अगस्त का। तो अगस्त में फिर से एक बैठक होती है। ठीक है, 8 अगस्त को एक बैठक फिर से होती है। अब ये बैठक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है बॉम्बे में, जिसमें ये पास हो जाता है प्रस्ताव। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया इसके अंदर में बॉम्बे में, और बोला कि अब से हम क्या करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट चालू करते हैं। उसी दिन से चालू कर दिया उन्होंने अगस्त में। तो जुलाई में पहले वर्धा में हुआ, वर्धा में गांधी जी को अलाउ कर दिया गया था कि आप जब बोलोगे तब हम आ जाएंगे आपके पास में। ठीक है, तो गोवालिया टैंक मैदान के अंदर में ये बैठक हुई। आधी रात में बहुत सारे नेता तो जो थे उनको उठा लिया गया। फिर ये पूरे देश भर में बात फैल गई कि हमने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया है। ठीक है, तो भारत के अलग अलग इलाके के अंदर में लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए। उसमें से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि कुछ लोगों ने अपनी अलग सरकार बना ली थी, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और अलग सरकार बना दी। जैसे कि बलिया के अंदर में चिट्टू पांडे करके एक व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बलिया में अपनी खुद की सरकार बना ली। बोला कि आप सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट हमारी भी चलेगी। अपने खुद के मंत्री नियुक्त कर दिए, अपने लोगों को अलग अलग पोस्ट पे डाल दिया, लगा दिया। ठीक है, वो बगावत जब हो रही थी, अंग्रेज सरकार उसको रोकने में लगी हुई थी। तो बलिया के अंदर में चिट्टू पांडे थे। ठीक है, सातारा में वाई बी चौहान थे, नाना पाटिल थे। ठीक है, तो वाई बी चौहान जो बाद में जाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने। ठीक है, तो सातारा में वाई बी चौहान और नाना पाटिल, इनके नेतृत्व में सरकार बन गई। ठीक है, मिदनापुर नाम की जगह है आपका, आज के पश्चिम बंगाल के अंदर में मिलेगा मिदनापुर। जातीय सरकार वहां पर में बनाई गई थी। ठीक है, जातीय सरकार नाम से वहां के लोगों ने जातीय सरकार बना ली थी। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स ये बना लिया गया। ओके, तो मिदनापुर जो है वहां पर में तामलुक नाम की जगह है। ठीक है, ये मिदनापुर के अंदर में, मिदनापुर जिले में तामलुक नाम की जगह है। तामलुक नाम की जगह, यहां पर में ये सरकार बना ली थी। ठीक है, जातीय सरकार उसको बोला गया था। मिदनापुर के अंदर में, तामलुक मिदनापुर के अंदर में ये बनाई गई थी, और ये दिसंबर 1942 से लेकर सितंबर 1944 तक ये चलती रही सरकार। ओके, और तेलचर के अंदर में लक्ष्मण नायक करके एक व्यक्ति थे। तालचेर, आप लोगों को पता है तालचेर नाम की जगह उड़ीसा के अंदर में है। तालचेर उड़ीसा के अंदर में एक जगह है, वहां पर में लक्ष्मण नायक करके एक व्यक्ति थे, लक्ष्मण नायक, उन्होंने सरकार बना ली थी। ठीक है, लक्ष्मण नायक ने। तो यहां पर में क्या सेकंड वाला पॉइंट सही है, हाँ या ना आप बताइए। और अब आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से। दोनों के दोनों पॉइंट सही है यहाँ पर में, बोथ 1 और 2। तो आंसर लगा दूं मैं यहाँ पर में, लॉक कर दिया जाए। ठीक है, देवियों सज्जनों लॉक कर दिया। प्लीज मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जो क्वेश्चन केबीसी के अंदर में आया है, ठीक है, जो हमने पढ़ाया था डायरेक्टली 25 लाख रुपए के लिए वो क्वेश्चन आया। प्लीज एक बार टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सर से क्वेश्चन लेकर जल्दी से लगा दिया जाए उसको। चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो, और ये आंसर को अच्छे से करो इसको, क्योंकि ये आपका अभी जो पढ़ाया ना वही के वही आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए, तो बलिया के अंदर में तुम्हारे चचा का लड़का था चित्तू पांडे, उन्होंने बना ली थी सरकार। ठीक है, तामलुक नाम की जगह मिदनापुर में है, बंगाल के मिदनापुर में थी ये जगह, मिदनापुर में तामलुक नाम की जगह, वहां जातीय सरकार बनी थी। सातारा में तुम्हारे मामा के लड़के थे वाई बी चौहान और नाना पाटिल भी थे इसके अंदर में, याद रखना आप लोग, नाना पाटिल, उन्होंने सरकार बना ली थी। ओके, और तालचेर नाम की जगह उड़ीसा में, ठीक है, वहां पर में लक्ष्मण नायक, उन्होंने सरकार बना ली थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए की जोड़ी सी के साथ, 1 की जोड़ी सी के साथ, 2 की जोड़ी बी के साथ, 3 की जोड़ी ए के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। कितने लोगों का सही था, हाथ ऊपर करके बताओ जल्दी से। और तालचेर के अंदर में बताइए जल्दी से किसने बनाई थी सरकार। ठीक है, तो तालचेर के अंदर में उड़ीसा के अंदर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यही बना दिया जाए आप लोगों को। ठीक है, लक्ष्मण नायक ने बनाई थी, जिसकी बाद में हत्या अंग्रेजों ने उनको सजा दे दी थी। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोगों ने। उनको फांसी पे लटका दिया था। ठीक है, उनको एक मर्डर के केस में फंसा दिया और उनको फांसी पे लटका दिया था 29 मार्च 1943 को। लेकिन उनके बाद में भी उनके जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स,
वो सरकार को जारी रखा था। तो लक्ष्मण नायक को हैंग कर दिया गया था। तो लक्ष्मण नायक आर्टिकल नंबर 39A वाज एडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। इसके अंदर में ये बोला जाता है कि मान लो कि हमारा राजू है, ठीक है, ये बहुत गरीब है, ठीक है, इसको एक लड़की से प्यार हो गया, नेहा, ये बड़े बाप की बेटी थी, ठीक है, इसके पापा ने इसको जो है मतलब इसकी धुलाई कर दी, ठीक है, इसके ऊपर में झूठा मुकदमा वगैरह लगा दिया। बेचारा राजू जो है हमारा गरीब है, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीब है, उसके पास में वकील करने के भी पैसे नहीं है। तो क्या करेंगे, जब ये कोर्ट में जाएगा तो वकील करने के पैसे नहीं है, तो मुफ्त कानूनी सहायता कौन देगा उसको? मुफ्त कानूनी सहायता सरकार देगी। सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको वकील उपलब्ध करा के दे, कानूनी सहायता दे, ठीक है। तो ये 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 के अंदर में जोड़ा गया था, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय में जोड़ा गया था 39A, जो कि मुफ्त कानूनी सलाह की बात करता है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको जो खुद से अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको सरकार देगी, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आर्टिकल नंबर 39A प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। 1976 के अंदर में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 39A, ठीक है। तो कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? भारत में भूकंप के कितने क्षेत्र है, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। भारत के अंदर में भूकंप, जल्दी से एकदम फास्ट, क्योंकि बहुत कम समय बचा और आप लोगों का सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। हर एक बच्चा अभी जस्ट इस सेशन के बाद में जो सेशन में आप लोगों के लिए लेने वाला हूं, उसमें सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। टीम प्लीज रेडी रहिए, लास्ट के 2 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। तो भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा कि जोन 2, 3, 4, 5, चलो मैंने आपको हिंट दे दिया। बताइए कितने क्षेत्रों में विभाजित है हमारा भारत में भूकंपीय क्षेत्र? कितने क्षेत्रों में विभाजित है हमारे भारत के अंदर में भूकंपीय क्षेत्र जो है फ्रेंड्स? केवल 4 क्षेत्रों में विभाजित है। पॉइंट नोट करिए यहां पर में, 1 है ही नहीं, इसी वजह से 5 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि स्टार्ट ही 2 से हो रहा है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जितना ज्यादा नंबर बढ़ते जाता है उतना ज्यादा जो है इंटेंसिटी के भूकंप वहां पर में आ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये इमेज में मैं दिखाता हूं फ्रेंड्स, ठीक है, कि भारत के अंदर में जो भारत को बांटा गया है, जोन 2 वो जोन है जो आप यहाँ पर में नीले कलर में देख पा रहे हो, ठीक है। लाइट येलो के अंदर में आप जो देख पा रहे हो वो क्षेत्र है आपके जोन नंबर 3 के अंदर में, ठीक है। जो डार्क येलो या फिर ऑरेंज कलर का जो दिखाई दे रहा है वो जोन 4 है, और रेड कलर का जोन 5 है। नॉर्थ ईस्ट आपका किस में आता है? नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये जोन 5 में आता है, मतलब ज्यादा भूकंप आ सकता है, ठीक है। तो लो रिस्क जोन मतलब भूकंप आ सकता है लेकिन लो इंटेंसिटी का। मॉडरेट रिस्क मतलब बहुत कम चांसेस है, मॉडरेट है, ठीक है। हाई रिस्क जोन और वेरी हाई रिस्क जोन। अब 1 क्यों नहीं है? ये सवाल आप लोगों के जो है चंचल से मन के अंदर में आना चाहिए था कि 1 क्यों नहीं है सर। तो 1 इसीलिए नहीं है बेटा वहां पर में, क्योंकि हमारे भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है हमारे भारत के अंदर में जहां भूकंप के 0% चांसेस हो। चाहे हल्का ही सही, लेकिन भूकंप जरूर आएगा, ठीक है, कहीं पे भी आ सकता है, ओके। तो ये याद रखना आप लोगों ने, भूकंप आएगा ही नहीं, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, इसलिए जोन नंबर 1 नहीं है यहां पर में, ओके। चलिए, तो आंसर आप लोगों को क्या होगा? 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत के अंदर में जो नेशनल सिस्मोलॉजिकल डेटा सेंटर है, सिस्मोलॉजी किस ब्रांच को बोला जाता है? सिस्मोलॉजी भूकंप के से रिलेटेड एक क्षेत्र है, ठीक है। और इसका जो सेंटर है, जो डेटा इकट्ठा करता है, कहां पर भूकंप आया, कहां नहीं आया, कितने इंटेंसिटी का आया, तो नई दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। कभी अगर आ जाए क्वेश्चन तो याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स बिहार का कुछ क्षेत्र और कच्छ का ये वाला एरिया जो आप देख पा रहे हो, प्लस आपको उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश और पंजाब का कुछ एरिया, और जम्मू कश्मीर में कुछ एरियाज आपको ऐसे दिखेंगे जहां पर में 5 जोन 5 में उनको रखा गया, जहां खतरनाक वाले भूकंप आ सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कच्छ के अंदर में सन 2000 के अंदर में एक बहुत ही खतरनाक वाला भूकंप आया था 26 जनवरी को, ठीक है, बहुत तबाही हुई थी। चलिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल 24 मई को कौन सा डे घोषित किया गया है? ठीक है, मारखोर डे। स्टार्टिंग में बताया मैंने आप लोगों को, ये एक प्रकार की बकरी का एक प्रकार है, इसी को मारखोर बोला जाता है। इंटरनेशनल मारखोर डे 24 मई को मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग मारखोर। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है 24 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर घोषित किया है, ठीक है। ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ऐसे इलाकों के अंदर में पाई जाने वाली एक प्रकार की बकरी का एक प्रकार है,